राधे राधे छात्रों, मैं किसान परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमने स्वर संधि पढ़ ली, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ लिए। ठीक है, स्वर संधि के बाद में हमने क्या पढ़ ली? व्यंजन संधि पढ़ ली। व्यंजन संधि के सभी नियमों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब व्यंजन संधि के बाद संधि का जो तीसरा भेद है वो है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब विसर्ग संधि को भी हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से जिस धैर्य और लगन के साथ हमने पिछले पार्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा, उसी प्रकार से उसी तल्लीनता के साथ हम आगे भी इस विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो विसर्ग संधि किस किस में? विसर्ग और स्वर। देखिए यहाँ पर बताया है कि विसर्ग संधि किस किस के बीच में हो सकती है? विसर्ग और स्वर। विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है। दूसरी बात, विसर्ग का व्यंजन, विसर्ग के बाद में व्यंजन संधि भी हो सकती है। तो विसर्ग का स्वर के साथ मेल हो सकता है और विसर्ग का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों से भी क्या बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, तो विसर्ग संधि की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या होगी? विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, अब विसर्ग संधि में हम विसर्ग का नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। विसर्ग का नियम नंबर 1 क्या कहता है? विसर्ग का नियम नंबर 1 ये कहेगा कि यदि विसर्ग के पहले ये विसर्ग आ गया है ना, यदि विसर्ग के पहले क्या होगा? ए होगा। यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में कोई सघोष व्यंजन हो, बाद में क्या हो? सघोष, सघोष व्यंजन। अभी मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी, तब बताया था अघोष और सघोष क्या होते हैं। अभी भी मैं आपको एक सारणी के द्वारा अघोष और सघोष को स्पष्ट करूंगा। तो विसर्ग होगा, विसर्ग के पहले ए होगा और उसके बाद में सघोष व्यंजन होगा। सघोष व्यंजन के बाद में यर लेवे में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ए होगा, उसके बाद में सघोष होगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई ये क्या है। तो जैसे मन है प्लस जय, मन है प्लस जय। अब नियम ने क्या बताया? हमने लिखा मन है प्लस जय। अब देखो विसर्ग आया, विसर्ग से पहले क्या आया? मैंने ए और इधर क्या आ गया? जय। ये क्या है? सघोष वर्ण है। ठीक है, अब विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। कैसे बन जाएगा? मा ने आधा है, इसमें ओ लग जाएगा। मनोज, क्या बन गया? मनोज शब्द बन गया। नियम नंबर 1 ने क्या बताया? ध्यान से सुनना है कि विसर्ग से पहले ए होगा और बाद में सघोष व्यंजन होगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला उदाहरण क्या कहता है? अगला उदाहरण कहता है सरह प्लस जय, सरह प्लस जय। तो सरह, ये विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले ए आ गया और यहाँ जय हो गया तो ये क्या बन गया? ओ बन गया। तो क्या बन गया? सरोज शब्द बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हम तोड़ देंगे। तपह प्लस वन, इसको भी हम तोड़ करके देखते हैं। देखिए तपह प्लस वन। अब देखो त पे ए विसर्ग
और 1, ये लिखा हमने। ठीक है, तो विसर्ग से पहले ए आया और इधर सगोष वर्ण आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, तपोवन शब्द बन गया। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 का कि हम पालना करते हुए एक एक करके उदाहरण हम पढ़ते जा रहे हैं और उदाहरण हमारे समझ में आसानी से आ रहे हैं। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी अगर हमने इस नियम की बातों को ध्यान से सुन लिया। अगला, जैसे मन है प्लस अभिलाषा, मन है प्लस अभिलाषा। अब देखो विसर्ग से पहले क्या आ गया यहाँ पर, ए, ने में से क्या निकाला, ए, और यहाँ पर ये विसर्ग है। ठीक है, और इधर क्या आ गया, ये स्वर आ गया, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मनो अभिलाषा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रकार बस एक बार ये नियम समझ में आना चाहिए। उदाहरण कोई भी हो, चाहे कभी बच्चों के सामने ये रहती है साहब हमने ये उदाहरण तो 4-5 ही पढ़े, फिक्स यही उदाहरण पढ़े, अब सर ने आगे तो पढ़ाए नहीं, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो प्रत्येक उदाहरण को यहाँ पर आपको बोर्ड पे समझा सकते हैं। लेकिन टीचर ऐसा होना चाहिए जो नियम बताए और वो आपके समझ में आ जाए। अगर आपने नियम को ध्यान से पढ़ लिया, उदाहरण कहीं से भी आ जाए, कोई भी उदाहरण आ जाए, आप आराम से बिना झिझक के साथ आप आराम से कर दोगे, गलती नहीं होगी, गलती होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। ठीक है, बस नियम को ध्यान में रखना है। उदाहरण कोई भी हो, ऐसे ही देखो मन है प्लस योग हो गया, क्या बन जाएगा, मनोयोग। राज है प्लस गुण, रज है प्लस गुण, क्या बनेगा, रज है प्लस गुण। ठीक है, तो जैसे पहले क्या आया, ए आया, और यहां पर बन गया रजो गुण। ओ विसर्ग का क्या, ओ शॉर्ट में क्या कहते हैं कि टिपकी हटाओ और ओ लगाओ, क्या, बिंदी हटाओ, टिपकी हटाओ और ओ लगाओ, ये विसर्ग संधि का नियम है। समझ में आई बात, तो ये ध्यान रहे, बस यही करना है, बिंदी हटानी है और ओ लगाना है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। यश है प्लस गान, यश है प्लस गान, तो विसर्ग का क्या हो गया, बिंदी हटाई, ओ, यशोगान, क्या हो गया, यशोगान हो गया। उसी प्रकार से यश है प्लस धरा, यश है प्लस धरा, ये क्या बन गई, यशोधरा। यशोधरा कोई सामान्य शब्द नहीं है, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, है ना। और मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नाम का एक खंड काव्य भी लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने, किस नाम का, यशोधरा नाम का। ठीक है, यशोधरा में क्या लिखा है, उसमें यशोधरा जो पत्नी है किसकी, गौतम बुद्ध की, उसका दुख लिखा है। गौतम बुद्ध उसको छोड़ के चले गए थे, यशोधरा को सोता हुआ छोड़ करके, वो अपने सखी से कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या वे मुझको अपनी पथवादा ही पाते, अपने प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये यशोधरा का दुख है, और वही यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, उसी का नाम आज हम यहाँ बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, कौन सी संधि में, विसर्ग संधि के माध्यम से। ठीक है, तो विसर्ग संधि में हमने यशोधरा शब्द पढ़ा, यश है प्लस धरा, विसर्ग हटाया, ओ लगाया, और ये क्या पढ़ लिया हमने, यशोधरा शब्द। ठीक है, ये हमारे समझ में आया होगा विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। ठीक है, और भी उदाहरण देखिए इसके, उरह प्लस जय, उरह प्लस जय, इसका क्या बन जाएगा, उरोज। उरह प्लस जय, तो ये क्या बन गया, उ रे ए विसर्ग प्लस जय, सघोष, ये सघोष हो गया। इधर विसर्ग से पहले ए आ गया, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, उरोज शब्द बन जाएगा। ठीक है, बस नियम ध्यान में होना चाहिए, पय है प्लस द, क्या बना, पय है प्लस द बराबर क्या बन गया, पयोद, क्या बन गया, पयोद। पय का मतलब होता है जल,
और दे का मतलब होता है देने वाला। कौन होता है? देने वाला। तो बच्चों जल को देने वाला कौन होता है? पयोद। पयोद का पर्यायवाची क्या होगा? बादल। ठीक है, पय प्लस द। तो यहाँ विसर्ग घटाया और ओ लगाया, क्या बन गया? पयोद। ऐसे ही तपह प्लस बल। तपह प्लस बल, इसमें क्या बन गया? तपोबल बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से मनह प्लस विकार। मनह प्लस विकार। ठीक है, तो क्या बन गया? मने प्लस विकार। तो विसर्ग से पहले क्या आया? ए आया, तो विसर्ग का यहाँ पर क्या बना दिया? ओ बन गया। और क्या बन जाएगा? मनोविकार। ठीक है, ऐसे ही अधः प्लस हस्ताक्षर, इसका बन जाएगा अधो हस्ताक्षर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे समझ में नियम आया हुआ है। हमने नियम को बड़े ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, और नियम पढ़ लिया तो कोई भी उदाहरण हो हम गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए, हम इस नोट के माध्यम से, हम इस सारणी के माध्यम से, हमने ये सारणी पढ़ी ना, इस सारणी के माध्यम से हम क्या अघोष और सघोष को समझ रहे हैं। बस अब हम बार बार हर सब संधि में आपको अघोष और सघोष को नहीं समझाएंगे। एक बार आप समझ लीजिए कि भाई अघोष क्या है और सघोष क्या है। ये सारणी मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्ग हो गया, कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, ते वर्ग हो गया और पे वर्ग हो गया। तो कै वर्ग में अघोष क्या होगा? अघोष का मतलब होगा पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये पहला दूसरा हो गया, पहला दूसरा हो गया। सघोष में क्या बचेगा? इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया। इसके अलावा और क्या बचा? ये रे ले वे और सभी स्वर, ये किस में आएंगे बेटा? सघोष में आएंगे। तो ये सारणी हमको अच्छे से समझ लेनी है। ये सारणी समझ में आ गई तो व्यंजन संधि में भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी और विसर्ग संधि में भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये सारणी को आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं ये सारणी आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब बार बार मैं आपको अघोष और सघोष कहूंगा, ठीक है, तो वो अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़े बोर्ड पर, भाई अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। ये सारा मैंने आपको अभी इस सारणी के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, आगे चलें। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले ए और ओ, विसर्ग के पहले, भाई ये विसर्ग आया, इसके पहले क्या है? ए और ओ, इनको छोड़ दें, छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, क्या आए? कोई भी स्वर आए, तो विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन अथवा यर लेवे घोष व्यंजन एवं सभी स्वर हो, तो घोष व्यंजन आ गया तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रे आ जाएगा। क्या बताया कि विसर्ग के पहले ए और ओ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आए, घोष व्यंजन आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, अब जैसे देखिए निहि प्लस धन, निहि प्लस धन, इसको हम यहां समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। नि प्लस धन क्या बनेगा? विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? निर्धन हो जाएगा। ये उदाहरण के माध्यम से आया। इसी प्रकार से नि प्लस दोष, इसका बन जाएगा निर्दोष।
आशी ही प्लस बाद, आशी ही प्लस बाद। अब विसर्ग के पहले क्या आया? विसर्ग के पहले क्या आया? ई आई, ए और वो छोड़ करके ई आई, और इसके बाद में क्या आया? घोष वर्ण आया वे। तो विसर्ग किस में बदल रहा है? रे में बदल रहा है, और यहां पर बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। ऐसे ही दुहु प्लस आत्मा, अगला क्या है? दुहु प्लस आत्मा, इसका बन जाएगा दुरात्मा। इसी प्रकार से निहि प्लस जन, ये निहि प्लस जन। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या आया? ई आया, तो विसर्ग का रे बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? निर्जन शब्द बन जाएगा। ठीक है। ऐसे निहि प्लस उपाय, इसका क्या बनेगा? निरुपाय बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रहे। और भी उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ये उदाहरण है जैसे निहि प्लस मम, तो यहाँ किसका आगम हो रहा है? रे का आगम हो रहा है, और यहाँ क्या क्या बन गया? निर्मम हो गया। ठीक है। ऐसे अगले उदाहरण के माध्यम से अगला है निहि प्लस विकार, निहि प्लस विकार, इसका क्या बन जाएगा? निर्विकार। क्या बन जाएगा इसका? निर्विकार शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से निहि प्लस योग, निहि प्लस योग है ना, तो विसर्ग से पहले ई आया, ए और ओ को छोड़ दिया है, और यहाँ पर क्या आया? घोष वर्ण आ गया ये, और इसका रे का आगम हो गया। क्या बन गया? निर्योग। क्या बन गया? निर्योग। इसी प्रकार से निहि प्लस उत्तर, हमने समझाया निहि प्लस उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? निरुत्तर। दु प्लस भिक्ष, दु प्लस भिक्ष, तो विसर्ग का क्या हो गया? रे हो गया, और क्या बन गया? दुर्भिक्ष। दु प्लस मुख, क्या बन जाएगा? दुर्मुख। दु प्लस लभ, इसका बन जाएगा दुर्लभ। ठीक है। तो ये नियम हमने पढ़ा कि विसर्ग से पहले ए और ओ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में घोष वर्ण आए, सघोष आए, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? रे में बदल जाएगा। ठीक है। ये विसर्ग का हमने नियम नंबर 2 पढ़ा। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं विसर्ग का नियम नंबर 3, विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। विसर्ग संधि का कौन सा? 3 नंबर। यदि पदांत स्वर के परे, यदि पदांत स्वर के परे विसर्ग हो, है ना, कोई भी ये विसर्ग है और इससे पहले क्या स्वर हो, और विसर्ग के बाद में यहां पर क्या है? स्वर, और इसके बाद में क्या है? श हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? वही वर्ण हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा श और स। ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पर जैसे श आया, तो यहां पर ये विसर्ग के स्थान पर श आया, तो ये हलंत श हो जाएगा। अगर ये वाला श आया तो ये क्या बन जाएगा? ये षटकोण वाला श हो जाएगा। अगर ये वाला श आया तो ये वाला श हो जाएगा। ये नियम कहता है। ठीक है। इस नियम को हमको ध्यान में रखना है, और ये समझ में आ जाएगा आपने। अब देखिए इसमें ये बताया है, समझाया गया है उदाहरण के माध्यम से। जैसे विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में क्या आया? श आया, तो विसर्ग का क्या हो गया? श हो गया। उसी प्रकार से विसर्ग के बाद में स आया तो विसर्ग का स हो गया। विसर्ग के बाद में दंत्य से आया तो इसका भी दंत्य से हो गया। ठीक है।
अब इस नियम से हम पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण है यशः प्लस शरीर, तो इसमें क्या आया, विसर्ग से पहले क्या आया, श आया, प्लस शरीर। अब इसमें क्या बनेगा, विसर्ग से पहले श आया तो विसर्ग भी किसमें बदलेगा, श में, और यहां पर क्या बन जाएगा, यशः शरीर बन जाएगा। इसी प्रकार से नी प्लस शुल्क आया है ना, तो विसर्ग के बाद में क्या आया, तालव्य से आया, विसर्ग के बाद में क्या आया, तालव्य से आया, तो जो विसर्ग है ये भी तालव्य से में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, निःशुल्क बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, निःशुल्क बन जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के पहले स्वर आया और इसके बाद में ये से आया तो निःशब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से विसर्ग के बाद में शंक आया तो निशंक हो जाएगा। और भी देखें, ये श के उदाहरण मैं आपको पहले समझा चुका हूं, और भी इसके अलावा ये देखिए नी प्लस संतान, ये दंत्य से आया तो विसर्ग का भी क्या होगा, दंत्य से हो जाएगा और क्या बन जाएगा शब्द, निसंतान। दु प्लस स्वप्न, विसर्ग से पहले स्वर आया, विसर्ग आया, इससे पहले क्या आया, स्वर आया, और बाद में क्या आया, से आया, दंत्य से आया, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत्य से में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, दुस्वप्न बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक एक करके और विसर्ग संधि के तीन नियमों को पढ़ा। ठीक है, और आगे भी हम विसर्ग संधि के नियमों को जारी रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे।